हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम अगला जो सूत्र स्थान अध्याय 7 है उसके बारे में पढ़ेंगे। अन्य द्रव विज्ञानी अध्याय। अभी तक हम लोगों ने द्रव विज्ञानी अध्याय में जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, शहद होता है, घी होता है, तेल होता है, अल्कोहल होता है, उसके बारे में पढ़ा, जो कि पिछले सारे वीडियो जो 5-6 वीडियो बने हैं उसमें कवर हो चुका है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, अध्याय 7 पढ़ेंगे। साथ में अब हम पढ़ेंगे गेहूं, चावल इत्यादि जो चीजें होती है ना, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, इन सब के क्या गुण धर्म होते हैं, कैसे ये आपकी वात पित्त कफ प्रकृति को प्रभावित करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। रेफरेंस बता देती हूँ फिर से। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 7 अध्याय है, उसका नाम है अन्य द्रव विज्ञानीय अध्याय। आचार्य चरक ने भी सेम चीज का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 27 के अंतर्गत अन्नपान विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अब जो आपके मेन जो रेफरेंस रहेगा वो अष्टांग संग्रह का रहेगा। ठीक है, बीच बीच में चरक संहिता में क्या बोला गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो मेन टॉपिक है या जो मेन मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो अष्टांग संग्रह से है। अष्टांग संग्रह में क्या किया, जो हमारे खाने की जो चीजें होती हैं उसको टोटल मिला के 6 भागों में विभाजित किया गया। पहले में आता है, सबसे पहले आता है शूक धान्य का वर्णन। ठीक है, शूक धान्य का वर्णन। शूक धान्य का मतलब क्या है कि वो चीजें जो कि शूक के रूप में पैदा होती हैं। शूक का मतलब क्या होता है, जैसे गेहूं पैदा होता है ना, गेहूं के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक भूसी की कवरिंग होती है। चावल होता है, चावल के ऊपर एक कवरिंग होती है। मतलब ऐसे अन्न जो कि बाली के रूप में पैदा होते हैं, जिनकी बालियां लगती हैं। तो उसमें आपका गेहूं भी आएगा, चावल भी आएगा, जौ भी आ जाएगा। ये सारी चीजें जो आती है वो शूक धान्य के अंतर्गत आती है। शूक धान्य में सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया है चावल का। अब देखिए, एक बात है कि चावल की बहुत सारी वैरायटी होती है। आयुर्वेद में बहुत सारी वैरायटी का वर्णन है, जैसे रक्तशाली, महान, कलम, तूर्णक, शुकनाहत, सारामुख, दीर्घ शुक, रौद्र शुक वगैरह बहुत सारी वैरायटीज का वर्णन है, उनके गुणधर्म का वर्णन किया गया है। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं आती, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत पता है एग्रीकल्चर के बारे में, ज्यादा नहीं पता। और ये जो जितनी भी प्रजातियां हैं, इनमें से कई प्रजातियां ऐसी हैं जो अब मिलती ही नहीं है, लुप्त हो गई होंगी। कई प्रजातियां ऐसी हैं जो अभी भी यूज होती हैं, लेकिन वो दूसरा उनका नाम परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पर चावलों के अंतर्गत कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, कौन सा प्रयोग करना चाहिए, मैं वो सब आपको नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको सीधे जो चावल के गुणधर्म होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। अब जो चावल होते हैं उसके लिए ध्यान से सुनिएगा। आचार्य बोलते हैं कि जो भी चावल होते हैं, ठीक है, वो मधुर विपाक, पहले उसका रस क्या होता है, रस होता है मधुर रस के होते हैं। ठीक है, खाने में थोड़ा सा मीठे लगते हैं, और लेकिन उसके बाद उनका अनुरस क्या होता है, बाद में किस तरीके का स्वभाव आता है उनका, वो कषाय रस, यानी कि मधुर और कषाय रस वाले होते हैं। विपाक कैसा होता है, मधुर विपाक होते हैं। ठीक है, वीर्य क्या होता है, शीत वीर्य होते हैं। और उनका गुण क्या होता है, स्निग्ध गुण धर्म के होते हैं। अब यदि आप इन सारी चीजों को समझो, ठीक है, खाने में मधुर लग रहे हैं, शरीर के अंदर शीतलता पैदा कर रहे हैं, स्निग्ध है, चिकनाहट लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये सारे गुणधर्म किसके हुए, कफ के हुए। यानी कि जो भी चावल होते हैं ये कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, जो उनका गुणधर्म है स्निग्ध। अब वायु का गुण होता है रुक्ष होना, इसलिए यह वात को अल्प मात्रा में शमन करते हैं, मतलब ना ही बढ़ाते हैं, क्योंकि बाकी के सारे गुणधर्म हैं वो वात के जैसे हैं। वायु ठंडी होती है तो ये भी ठंडे होते हैं, तो इस आधार पे वात को बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि इनका गुण कैसा होता है, स्निग्ध होता है, इसलिए वात के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डालते। कफ को बढ़ा रहे हैं, वात को सामान्य अवस्था में रखते हैं, लेकिन पित्त का शमन करने वाले होते हैं। मतलब सभी प्रकार के जो चावल होते हैं वह पित्त का, शरीर के अंदर जो गर्माहट होती है उसको कम करते हैं, और कफ और वात को, कफ को ज्यादा बढ़ाते हैं, वात को अल्प मात्रा में बढ़ाते हैं। अब ये आपके लिए कैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, अगर आपको पित्तज व्याधियां ज्यादा हो रखी हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चावल का प्रयोग थोड़ा सा करना चाहिए। वह आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके शरीर में जो पित्त के कारण जो गर्माहट है उसको कम करेगा। लेकिन यदि अगर आप कफज प्रकृति के इंसान हो, यदि आपको जो रोग हो रखा है वो भी कफज वाला रोग हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चावल का प्रयोग अल्प मात्रा में करना चाहिए। और जब भी आप इसका प्रयोग कर रहे हो, इसके साथ में आपको जो कटु तिक्त द्रव्य होते हैं उनसे इसको सिद्ध करने के बाद में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ। इसके अलावा जो चावल है ये क्या करता है, ये मल को बांधने वाले होते हैं। यानी कि लूज मोशन में, या फिर जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि मल बंधा हुआ नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा मल निकलता है, मल में थोड़ा सा पानी भी होता है, ऐसी कंडीशन में यह उसको बांधने वाले होते हैं।
ठीक है, मतलब उसको ठोस, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं और उसको ठोस रूप में करते हैं। तो लूज मोशन वाली जो कंडीशन होती है उसमें चावल फायदेमंद होता है। ये हुआ चावल के गुण के बारे में। चावल के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा आता है? जौ। जौ का आटा लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, खासतौर से डायबिटीज़ वाले पेशेंट में अक्सर बोला जाता है कि जौ ज़्यादा खाइए, और कई लोग खाने भी लगते हैं कि भाई डायबिटीज़ है या कोई ऐसी व्याधियाँ हैं तो खाते हैं। अब हम जौ की गुणधर्म देखें। जौ कैसी होती है, इसका रस क्या बोला गया है, यह भी मधुर रस की होती है। जौ जो है मधुर रस की है, लेकिन इसमें कषाय जो रस है वो ज़्यादा होता है। चावल में भी कषाय रस था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा कषाय रस होता है, यानी कि मधुर कषाय रस वाली होती है। इसका विपाक कैसा होता है, ये मधुर विपाक की होती है। लेकिन इसका गुण क्या है, यह रुक्ष गुण की होती है, यानी कि शरीर के अंदर रुक्षता पैदा करने वाली होती है, शरीर के अंदर थोड़ी सी ड्राइनेस पैदा करने वाली होती है। यह मल कारक है, यानी कि मल की मात्रा, स्टूल की मात्रा को बढ़ाने वाली होती है, शरीर के अंदर पित्त को कम करती है। ठीक है, चावल भी पित्त को कम कर रहा था, जौ भी पित्त को कम करती है। तो जब कोई पित्त को कम करता है तो पित्त का साधर्म किसके साथ है, कौन कौन सी चीजें हैं जो पित्त के साथ विशेष रूप से मिली हुई है? आयुर्वेद में सप्त धातु का सिद्धांत होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो जो भी पित्त जो है, पित्त किसके साथ में जुड़ता है? पित्त सबसे पहले रक्त के साथ में जुड़ता है। तो यह जौ जो होता है यह रक्तज व्याधियों को कम करने वाली होती है। दूसरा किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? मांस के साथ में। तो यह मांस के कारण जो भी व्याधियां होती हैं उसको भी कम करने वाली होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? स्वेद के साथ। जो हमें पसीना आता है ना, उसमें भी पित्त बहुत ज्यादा डोमिनेंट रूप में रहता है, तो ये पसीने की मात्रा को कम करने वाली होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? पित्त को कम कर रही है, और पित्त के साथ साथ में जितनी भी रक्तज व्याधियां हैं उसमें भी फायदा पहुंचाएगी जौ। उसके बाद जितनी भी मासज व्याधियां होती हैं उसमें भी फायदा पहुंचाएगी, और श्वेद की जहां कहीं भी दृष्टि होती है, श्वेद ज्यादा निकलता है, उसमें भी ये फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, ये इसका गुणधर्म हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जो रुक्ष होती है, यह शरीर के अंदर रुक्षता पैदा करती है, यानी कि यह वात को बढ़ा सकती है। यदि आप इसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हो, ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हो, तो अल्टीमेटली आपके शरीर में वात को बढ़ा देती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसके बाद आता है गेहूं। गेहूं के गुणधर्म जब हम देखते हैं तो गेहूं क्या होता है? शीतल होता है, ठंडा होता है, गुरु होता है, भारी होता है, पचने में इसको ज्यादा समय लगता है, शरीर के अंदर स्निग्धता को लेकर आने वाला होता है, यानी कि स्निग्ध होता है। उसके बाद ये वात पित्त शामक है। अब देखो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोचो। जो चावल था, चावल में भी सेम गुणधर्म थे, ठीक है, सेम चीज थी, लेकिन चावल कैसे होते हैं? लघु होते हैं, पचने में हल्के होते हैं। ठीक है, जबकि जो गेहूं होता है ये पचने में कंपैरिजन में भारी होता है, चावल के मुकाबले गुरु होता है। तो जो गेहूं होते हैं ये कफ को ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके सारे गुणधर्म है वो कफ के साथ के होते हैं, और चावल जो होता है वो भी कफ को बढ़ाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जैसे 1+ है कि 2+ है, तो चावल 1+ में कफ को बढ़ा रहा है, गेहूं डबल+ में 2+ में कफ को बढ़ाने वाला होता है। पित्त नाशक होते हैं। सभी प्रकार के ये जो अन्न हैं, चाहे आप गेहूं ले लो, चाहे आप चावल ले लो, चाहे जौ ले लो, ये सभी प्रकार के जो अन्न होते हैं पित्त का शमन करने वाले होते हैं, शरीर के अंदर शीतलता लेकर आने वाले होते हैं। यह पथ्य होते हैं, शरीर के लिए संधान कारक होते हैं, मतलब शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई हड्डियां टूट रही हैं, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी ब्रेक हो रहा है। अब हमें ऐसा लगता है कि यार कोई बड़ी चीज होगी, हड्डी टूटेगी, कोई एक्सीडेंट होगा तभी कुछ ब्रेक होगा, लेकिन हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है। हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं छोटे छोटे डैमेज होते हैं, हमारी बॉडी उसको हील करती रहती है, फिर वो हील करती है कुछ समय के बाद, एक पर्टिकुलर समय ड्यूरेशन के बाद में फिर बॉडी अंदर से डैमेज होती है, फिर बॉडी हील करती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। तो गेहूं की विशेष प्रवृत्ति होती है कि संधान कारक होता है, मतलब शरीर के अंदर इंटरनली जितने भी प्रकार के छोटे छोटे अल्सर फॉर्म होते हैं, डैमेज होते हैं, कहीं पर भी, कहीं ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हैं, कहीं मसल्स डैमेज हो रही हैं, उसको ये ठीक करने वाला होता है। अब इनका तीनों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके लिए कैसे रहेगा? तीनों ही कफ को बढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए यदि आप कफज प्रकृति के इंसान हो तो आपको अन्न का प्रयोग, खासतौर से गेहूं, दाल, चावल, इनका प्रयोग अल्प, दाल चावल नहीं, दालों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, गेहूं है, चावल है, जौ है, इस प्रकार की जो अन्न वाली चीजें हैं इसका प्रयोग आपको अल्प मात्रा में करना चाहिए। यदि आप पित्तज प्रकृति वाले इंसान हो तो आपको इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। यदि आप वातज प्रकृति के इंसान हो तो थोड़ा सा युक्ति का प्रयोग करते हुए आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। आपका जो चावल है यह पचने में लघु है,
कफ को बढ़ा रहा है लेकिन लघु होता है। गेहूं जो होता है यह भी कफ को बढ़ा रहा है लेकिन ये गुरु गुण वाला होता है। और जो जौ का आटा होता है ये रुक्ष गुण वाला होता है, यानी कि शरीर के अंदर रुक्षता को लेकर आने वाला होता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आचार्यों ने बहुत ही क्लियरली निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार के हम जो अन्न का प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग 1 साल के बाद ही करना चाहिए। आप जो भी चावल लें, गेहूं लें, इसका प्रयोग 1 साल के बाद ही करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज है, चूंकि ये वात को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, है ना, ज्यादा नहीं, मेनली तो पित्त का शमन करते हैं, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए जब भी आप अन्न का प्रयोग करें इनके साथ में आपको तेल का प्रयोग या फिर घी का प्रयोग करना चाहिए। एवं यदि संभव हो तो जो मसाले होते हैं उनका प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि आपके वात पित्त कफ तीनों सामान्य अवस्था में रहें। ठीक है, ये हुआ, हमने पहला चैप्टर पढ़ा शूक धान्य के बारे में। अब आयुर्वेद में बहुत सारे और अलग अलग धान्य का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, यावक, पाशु, वाप, नैषधक। लेकिन ये समय के साथ, चूंकि आयुर्वेद की जो संहिता है, ये जो अष्टांग संग्रह जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये 800 ईसा बाद, ठीक है, मतलब ईसा पूर्व, ये इनका जो टाइम है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास से लेके 800 के बीच में होता है, यानी कि वैदिक काल में लिखी हुई संहिताएं हैं। तो तब से लेकर अब तक में बहुत सारी चीजें हैं जो परिवर्तित हो गई हैं। कई औषधियां जिनका वर्णन किया गया था लेकिन अब वो औषधियां मिलती नहीं है, अब वो चीजें हो गई हैं। अन्न वाली जो चीजें बताई थी वो अब थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। तो ये परिवर्तन देखने को मिलता है। इस वजह से जो चीजें प्रैक्टिकली भी आपके लिए एप्लीकेबल है, जो आप खाते हो ज्यादा, उनका वर्णन मैंने यहाँ पर किया है। अगले चैप्टर में हम शिंबी धान्य के बारे में पढ़ेंगे। शिंबी धान्य का मतलब होता है दालों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बाय बाय।